स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यानी क्लासेस में। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार की ध्वनि जो होती है वह केवल नाक से निकलती है, अर्थात जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से ध्वनि निकलती है और इन्हें व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें व्यंजन क्यों कहा जाता है इसे हम आगे जानेंगे। इन्हें व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पांचों वर्गों के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों के जो पांचवा वर्ण होता है, जैसे अंगा, इया, अणा, न और म, इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इन व्यंजनों के स्थान पर इनका प्रयोग होने के कारण इन्हें व्यंजन ही माना जाता है, अर्थात जो अनुस्वार होता है वह इन्हीं व्यंजनों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। परंतु यह प्रयोग तभी किया जाता है जब इन वर्णों को आधे रूप में शब्द में लगाया गया हो। जैसे गंगा, यहाँ पर अंगा के नीचे हलंत है, क्योंकि हम इस वर्ण को आधा करके तो नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसके नीचे हलंत लगाया है। यहाँ पर हम इस वर्ण को स्वर रहित मानेंगे। गंगा, संस्कृत में गंगा इस प्रकार लिखते हैं, हिंदी में गंगा में इस अंगा की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार चंचल, इया की जगह यहाँ पर इया का आधा रूप लिखा गया है, अर्थात यहाँ पर स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर अस्वर का प्रयोग किया जाता तो इया जो है वह पूरा लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर इया आधा लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर यह स्वर रहित माना जाएगा और इस कारण यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ठंडा, ठंडा में अणा, ठंडा में अणा वर्ण आधा प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हम इसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। गंदा में भी न वर्ण आधा लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। म, कंपन, म भी यहाँ पर आधा वर्ण है, स्वर रहित है, यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अंडा, यहाँ पर हमने अणा की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। झंडा, यहाँ पर भी हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। संतोष, यहाँ पर हमने आधे न की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया है। स्वतंत्र, यहाँ पर भी आधे न की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया है। चंपक, आधे म की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो ये जितने भी वर्ण यहाँ पर आपको आधे नजर आ रहे हैं, यह सभी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के पांचवे वर्ण हैं। अंगा, इया, अणा, न और म। अगर आपको इस प्रकार का कोई शब्द दिया जाए और यह कहा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो हम किस प्रकार जानेंगे कि यहाँ पर अनुस्वार की जगह पर कौन सा वर्ण आएगा। जैसे अ, न। अब आप सोचेंगे कि अनुस्वार तो म के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अणा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, न के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अंगा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इनमें से हम कौन सा वर्ण यहाँ पर वर्ण विच्छेद में लिखेंगे। तो इसका भी एक तरीका होता है। जैसे ड, ड वर्ग में आपने देखा होगा ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो ड वाली जो वर्ग होता है वहां पर हमारा पंचम वर्ण कौन सा होता है, अणा। तो हम यहाँ पर अणा का प्रयोग करेंगे और अणा यहाँ पर स्वर रहित है, तो वर्ण विच्छेद में हम यहाँ पर हलंत लगाते हैं। कभी भी इसको हम आधा छोड़कर इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये गलत माना जाता है। अगर आपको वर्ण विच्छेद कभी भी पूछा जाए तो आप वहां पर अगर आधे वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उसके नीचे हलंत का प्रयोग करना जरूरी है। और अब है ड, यहां पर हलंत क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर हमने इसका स्वर अलग कर दिया है, आ। और आ के नीचे यहां पर हलंत इसीलिए नहीं आया है क्योंकि ये स्वर है और स्वरों को पूरा लिखने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में ही पूरे माने जाते हैं। तो अ, अणा, ड और आ, अगर हम इन वर्णों को मिला देते हैं तो हमारा अंडा बनता है।
तो सबसे जरूरी बात जो यह थी कि हम अनुस्वार की जगह पर कौन सा वर्ण लिखें। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि यहाँ अनुस्वार किस वर्ण की जगह प्रयोग किया गया है, अणा, अणा की जगह पर इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द देखेंगे। अब अगला शब्द मैंने लिखा है नंदन, नंदन। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। न अस्वर आ रहा है, अब न के ऊपर अनुस्वार है। अब हम कैसे जानेंगे कि इसकी जगह पर कौन सा वर्ण है, तो हम यहाँ पर द को देखेंगे। द, त, थ, द, ध, न, अर्थात यहाँ पर किस वर्ण की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, न के स्थान पर। और ये स्वर रहित होता है, ये आधा ही लिखा जाता है, तो इसके बाद हम कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। द अस्वर, न के साथ भी अस्वर। तो इस प्रकार आप अनुस्वार की जगह पर आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि वर्ण विच्छेद के समय आपको कौन सा वर्ण लिखना है। अब हम जानेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कब अनुनासिक में चंद्र बिंदु की जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इनकी जो ध्वनि होती है वह मुख से अधिक, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से आवाज अधिक निकलती है और नाक से कम निकलती है। जैसे कि अनुस्वार में हम नाक से अधिक उच्चारण करते थे, इसमें हम मुंह से अधिक करते हैं और नाक से कम करते हैं। स्वरों के स्थान पर चंद्र बिंदु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कौन से स्वरों के स्थान पर? अ, आ, उ और री। अगर किसी भी शब्द में ये मात्राएं दी गई हैं और उनका उच्चारण मुंह से अधिक और नाक से कम हो रहा है, तो हम इन स्वरों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। परंतु अगर इन स्वरों के अलावा इ, ई, ए, ऐ, ओ और औ स्वर है, तो वहां पर हम चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इनकी जो मात्राएं होती है वह शब्द के ऊपर आती है, तो शब्द के ऊपर मात्रा आने के कारण चंद्र बिंदु के लिए जगह नहीं बन पाती है, तो इसीलिए वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का अंतर हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि कहां पर हम अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं और कहां पर हम चंद्र बिंदु की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अनुनासिक का प्रयोग कहां पर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है और कहां पर अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में ना करके बिंदी के रूप में अर्थात अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे अंगूठा, अंगूठा, अंधेरा। यहाँ पर अस्वर है, अस्वर में जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से अधिक और नाक से कम आवाज निकल रही है, तो यहाँ पर हमने अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया है। इसी प्रकार आ स्वर का आप देख सकते हैं, पांच, छाव। यहाँ पर हम मुख से अधिक स्वर निकाल रहे हैं और नाक से कम, तो यहाँ पर भी अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाएगा। मुंह की मात्रा के साथ भी अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाएगा। बूंद, बड़े ऊ की मात्रा, बूंद। यहाँ पर भी स्वर जो है वह मुख से अधिक और नाक से कम निकल रहा है, तो बड़े ऊ की मात्रा वाले वर्णों के साथ भी जो अनुनासिक है वह चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि चंद्र बिंदु ना लगाकर हम अनुस्वार का प्रयोग कब करते हैं। जैसे नहीं, यहाँ पर स्वर मुख से अधिक और नाक से कम आ रहा है, यहाँ पर भी लगेगा तो अनुनासिक ही, परंतु जगह की कमी के कारण यहाँ पर जब हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं तो वह अजीब सा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं और यहाँ पर हम इसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्र बिंदु जो है वह बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर अनुनासिक में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। मैं में भी दो मात्राएं, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग करते हैं। गोंद,
गोंद, यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, ऊपर की तरफ मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षाओं, ओ की मात्रा, फिर से ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी हमने चंद्र बिंदु के स्थान पर ओ की मात्रा में अनुस्वार बिंदी का प्रयोग किया है। तो जैसा कि हमने जाना कि कहां-कहां पर अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदी के रूप में किया जाता है और कहां-कहां पर अनुनासिक में चंद्र बिंदी हम नहीं लगाते हैं, उनकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है तो बताइए इनमें से कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अनुस्वार है। तो ये गलती हम लोगों से हो जाती है कि हम देखते हैं अच्छा यहाँ बिंदी है तो हम यहाँ पर अनुस्वार लिख देते हैं, परंतु इनका उच्चारण करने पर हम जानते हैं कि इसमें ध्वनि जो है वह मुख से अधिक निकल रही है और नाक से कम निकल रही है, अर्थात यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर केवल अनुनासिक का ही प्रयोग किया जाएगा। चाहे वह अनुस्वार के रूप में किया जाए, चाहे वह चंद्र बिंदी के रूप में किया जाए, रहेंगी ये अनुनासिक ही। वैसे तो अनुस्वार के और भी कई सारे नियम होते हैं, परंतु आज मैंने केवल उन्हीं उदाहरणों को लिया है जिनसे आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बीच का अंतर जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको यह अंतर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।